Hare Krishna. Hi, welcome to our channel. We are Ayurveda couple. I am Dr. Tapas Nikhare, MD in Ayurveda. And myself, Dr. Gauri Nikhare, MD Ayurveda. आज का टॉपिक है रोल ऑफ आयुर्वेदा इन कैंसर। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्या डाउट्स है, क्या आयुर्वेद में इसका रोल है कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर में जो लाइफस्टाइल है वो कैसा करना चाहिए, कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किस हिसाब से होना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं इन दिस डिकेड कैंसर इज सो प्रोमिनेंट रादर देन लास्ट 2-3 डिकेड्स। तो ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में कि कैंसर इतना प्रोमिनेंट हो रहा है? एक्चुअली हम ये देखते हैं जनरली कि कैंसर एक डिजीज के तौर पे लिया जाता है जो कि कभी क्योर ही नहीं हो सकता है। कैंसर का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक ही चीज आती है, मेरे पास बहुत कम दिन बचे हुए हैं। हाँ, एंड अल्टीमेटली इसका रिजल्ट यही है कि आई एम गोइंग टू डाई नाउ। हाँ, और उस फियर की वजह से कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो हम बिना सोचे समझे लेते जाते हैं। तो जब कैंसर डायग्नोस होता है तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि इस डिकेड में, ये 10 सालों में कैंसर क्यों इतना प्रोमिनेंट दिख रहा है, इसके डाइटरी एंड लाइफस्टाइल से क्या रिलेशन है या कोई रिलेशन है कि नहीं है? बिल्कुल रिलेशन तो इसका डाइटरी हैबिट से है, हमारी लाइफस्टाइल से है। अब कैंसर इतना प्रोमिनेंट अभी क्यों हो रहा है? पहले भी कैंसर सेल्स हमारे बॉडी में थे लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर पाए क्योंकि हाँ, पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा फूड इंटेक बाहर का नहीं था, जंक फूड नहीं था, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, टाइम पे सोते थे, टाइम पे उठते थे, घर का खाना खाते थे और उसमें ये डिवाइडेशन नहीं था इतना प्रोटीन खाना, इतना कैलोरीज लेना है, इतना कैल्शियम चाहिए, इतना सब खाते थे और सब घर पे बना हुआ ताज़ा खाना खाते थे। आज की सेडेंटरी लाइफस्टाइल में क्या हो गया है कि लोगों को अपना कल्चर फॉलो करना थोड़ा सा और लगता है। उन्हें लगता है कि क्या हम एंजॉय कैसे करेंगे लाइफ। आजकल वेस्टर्न कल्चर इतना आ गया है कि मैंने देखा है जनरली पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सैटरडे वीकेंड नाइट जो होता है वो बाहर खाना खाना है, संडे को बाहर खाना है, होटलिंग करना है। तो उसमें क्या होता है, जंक फूड बहुत ज्यादा इंटेक होता है। अब जंक फूड इंटेक हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो सेल्स है, कैंसर सेल्स है, ये एक दिन में तो डेवलप नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे बॉडी में एसिड लेवल बढ़ते जाता है, बॉडी का पीएच न्यूट्रल अल्कलाइन से एसिडिक की तरफ चले जाता है। वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे होता जाता है। अब ये प्रोसेस को हम आयुर्वेद में कैसे देखते हैं? आयुर्वेद में हम ये देखते हैं कि जनरली जो कैंसरस सेल्स है वो हर एक की बॉडी में है, लेकिन कुछ को ही क्यों होता है, ये भी सोचने वाली बात है ना। हाँ, आयुर्वेद में जैसे बोला गया है प्रकृति हर एक की अलग अलग होती है और चिकित्सा भी उस हिसाब से पुरुषम विक्ष, हर पुरुष को, हर व्यक्ति को उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। तो पैथोलॉजी भी कैंसर की हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। इसी वजह से हर एक पर्सन को कैंसर नहीं होता है। जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है या फिर जिसमें डाइजेशन पावर जो होता है वो लो होता है, जिनके बॉडी में पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइफस्टाइल अपनी एकदम वर्स्ट कर चुका है, उनके केस में ये ज़्यादा होता है। जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करता है, सिर्फ बैठे रहता है। मैंने जनरली हिस्ट्री में यही देखा है, जब भी हम पेशेंट्स को देखते हैं कैंसर पेशेंट्स, उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो उनके इसमें कहीं ना कहीं एक कॉज दिखता है कि उनकी लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है। वो एकदम आलसी बोलते हैं ना, वैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, सिर्फ खाना, उसमें भी डाइट में कोई डाइट नहीं फॉलो करते हैं, वो जो मिलता है वो खाते हैं और उसमें काम नहीं करते हैं। उन्हें लगता है घर का काम करना या कोई बाहर से सामान लाना वही काम होता है, वही फिजिकल वर्क होता है। वो उसमें ही इतना थक जाते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारी बॉडी की बहुत एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्टिव लाइफस्टाइल मीन्स रेगुलर एक्सरसाइज करना, दिन भर एक्टिव रहना। सिर्फ सुबह 1 घंटा जिम जाने से या वॉक करने से आपका एक्टिवनेस मेंटेन नहीं होता है। आप दिन भर एक्टिव रहना चाहिए, आपको दिन भर कुछ ना कुछ बॉडी में मूवमेंट्स करते रहना चाहिए। तो आयुर्वेद में अगर मैं देखूं तो इसके जो कैंसर के हेतु है ये मंदाग्नि, विषमासन मतलब बार बार थोड़ा थोड़ा खाना, दिवास्वप दिन में सोना, जैसे आपने बताया है आलस, जैसे आपने अभी बोला कि बार बार थोड़ा थोड़ा खाना। आजकल तो वो ट्रेंड है कि मील्स को डिवाइड कर लो, एक बार में पेट भर के नहीं खाना है, उसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से क्या होता है कि बीच में रोक रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किप ना हो जाए इसलिए मैं बीच में बता रहा हूँ कि ये जो मिड
है ना, जैसे एक हर मील को डिवाइड टाइम इंटरवल में खाना। 2 घंटे में लेना है, आधे घंटे में, 1 घंटे में, तो ये चीज हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, रेगुलरली हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल्स हाई रहते हैं और जब भी हम फूड इंटेक करते हैं तो उसके बाद इंसुलिन बॉडी पे क्रिएट कर लेता है और फिर वो बॉडी ब्लड में वो इंसुलिन हरदम हाई लेवल पे रहता है क्योंकि हम हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो क्या होता है, इससे फिर जो डायबिटीज का जो कॉज है वो बढ़ते जाता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आजकल, छोटी छोटी एज में भी ये हो रहा है क्योंकि रेगुलरली हम फूड इंटेक कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है उससे हमारा पेट नहीं बढ़ता है, उससे सिर्फ हमारा इंसुलिन लेवल्स बढ़ते जाते हैं। आपको एक क्रेविंग होती जाती है कि बार बार कुछ खाते रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार खाओ, थोड़ा पेट भर के खाओ। 100% अगर आपकी बॉडी की कैपेसिटी है तो आप उसे 80-85% रख के भरिए, उसके बाद में उसे 10-15% आप खाली छोड़िए। हाँ। लेकिन अब मैंने बोला है या किसी और डॉक्टर्स ने बोला है कि आप पेट भर के एक बार खाना खाइए, तो क्या करते हैं लोग, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। हाँ। उस वजह से आपकी बॉडी में फैट बनते जाता है, टॉक्सिन जमा होते जाते हैं और एसिड लेवल आपके इसमें बढ़ता जाता है क्योंकि आपके कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं, वैसा नहीं होता है, आप जंक फूड बहुत ज्यादा लेते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा बहुत एक थोड़ा नहीं बोल सकते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा खाना ही हमारे हर डिसीज की जड़ है। अगर आपका अग्निमंद है, आप विषमाशन लेते हो, मतलब आप बार बार खाते हो, दीवा स्वाप करते हो, आपकी दीवा स्वाप में आप दिन में सोते हो, लाइफस्टाइल आपकी आलस से भरी है। और एक चीज बताऊं आपको, इसमें आजकल ट्रेंड चल रहा है कि दोपहर में 2 बजे अपना शॉप या जो भी है वो बंद करके 4 बजे खोलना, 2 घंटे का रेस्ट लेना। ये ट्रेंड पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेट्रो सिटीज में चल रहा है। हाँ, इसी को दीवा स्वाप बोलते हैं। हाँ, तो ये चीजें हमें नहीं करना चाहिए। दीवा स्वाप सिर्फ समर्स में करना चाहिए, वो भी हाफ एन आवर का या मैक्सिमम 1 आवर। वो भी हमें पूरा लेटना नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करके रेस्ट करना है। क्विक एक नैप बोलते हैं ना, वैसा आपको लेना है, पावर नैप। वैसा लेंगे तो आपका बॉडी मेंटेन रहेगी और आपको बहुत ज्यादा आलसपन बॉडी में जो बोलते हैं ना वो नहीं होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रेस इन कैंसर? क्योंकि अगर कैंसर पेशेंट्स की हिस्ट्री जब लेते हैं तो मैक्सिमम 99% लोगों को डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये इश्यूज रहते ही है। तो इसका कैंसर डेवलपमेंट में क्या रोल है? स्ट्रेस, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फिजियोलॉजी में, हमारे पूरे बॉडी के मैकेनिज्म में। स्ट्रेस लेवल्स अगर आपके बड़े हैं तो आप ये समझते चलिए कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है। स्ट्रेस एक ऐसा रोल प्ले करता है कि हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसे कम कर देता है, पित्त आपका बढ़ा देता है, वो भी अबनॉर्मल तरीके से। जैसे आपने एक एग्जांपल में बताता हूँ आपको, आपने देखा ही होगा कि अगर आपका किसी से झगड़ा होता है या आपको ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, एंजाइटी होती है, सौरों में रहते हैं, हाँ, तो फिर आपको भूख नहीं लगती है, डाइजेशन लो होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में जो लीवर जो आपके बाइल जूस सीक्रेट करता है उसमें कम ज्यादा मात्रा में ये चीज सीक्रेट होना शुरू होती है। तो क्या होता है, आपका डाइजेशन खराब होते जाता है और इसका आपके रस धातु पे, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि रस धातु पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अब आयुर्वेद में रस धातु के बारे में जो बताया है आपको पता ही है। आयुर्वेद में रस धातु के बारे में ये बताया है, रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम च अति चिंतनात्, मतलब चिंता, स्ट्रेस ये अपने डाइजेशन पे कितना अफेक्ट करता है कि जो मेन डाइजेस्टिव जूस है अपना, जो भी आहार हम सेवन करते हैं उससे जो पहला धातु बनता है रस धातु, वो ही दूषित बनता है। तो आगे के उत्तर धातु भी दूषित होते जाते हैं। तो एक बार अगर रस धातु खराब हो गया तो आगे की जो प्रोसेस है वो भी स्लो होते जाती है और अपने बॉडी में टॉक्सिन्स तैयार होते हैं और अपने ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करते। और एक्चुअली किसी को अवेयरनेस ही नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में। अब ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें पेशेंट्स को बताना पड़ता है कि आपका जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। पेशेंट को सिर्फ इतना ही पता है कि मुझे कोई डिजीज हुआ तो एक टैबलेट लेना है या फिर एक इंजेक्शन लेना है, उससे पूरा डिजीज ठीक हो जाएगा। लेकिन वो किस वजह से हो रहा है ये पेशेंट को पता ही नहीं है और उन्हें पता करना भी नहीं है। उन्हें यही लगता है कि मुझे फास्ट रिजल्ट चाहिए, फास्ट लाइफ होने के वजह उन्हें फास्ट रिजल्ट भी चाहिए और डिजीज भी नहीं होना चाहिए। ऐसे से कैसा चलेगा? अगर पेशेंट्स को अपने बॉडी को हेल्दी रखना है तो उन्हें स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा, आपके उठने से लेके तो आपके रात में सोने तक के। और इसी लाइफस्टाइल को अगर मेंटेन किया तो ही आप कैंसर को कोप अप कर पाओगे। जैसे आजकल बहुत देखा जाता है कि ओवर सेल्फ मेडिकेशंस लेना, जैसे हमने लास्ट अभी बात की स्ट्रेस की, स्ट्रेस और एंटीडिप्रेसिव ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स
पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स, इन सब का कैंसर होने में जो संबंध है वो आप कैसे बताएंगे? डायरेक्टली हम उसे लिंक नहीं कर सकते, पर हाँ, हर एक चीज के ओवरडोजिंग में साइड इफेक्ट्स होते ही है। अगर आपने डोजिंग प्रॉपर मात्रा में लिया तो उसका साइड इफेक्ट बहुत कम मिलेगा, लेकिन अगर आपने ओवरडोज कर लिया, आपको 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए मेडिसिन दी है लेकिन आपने ज्यादा दिन लिया है, मतलब कोई भी मेडिसिन है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं लेना है और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट तो 100% होते ही है। तो ये एक इशू है कि हम सेल्फ मेडिकेशन के चक्कर में बहुत ज्यादा अपने बॉडी को हार्म करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन का और एक एग्जांपल है, आजकल ओवेरियन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के केसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हॉर्मोन्स, आईवीएफ और इनफर्टिलिटी के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है, इन सब का इफेक्ट कहीं ना कहीं यूट्रस पे, ओवरीज पे होके इस चीज से ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है इस बारे में? हाँ, आप जो बोल रहे सही है। हार्मोन्स का इफेक्ट तो बॉडी में 101% होता ही है। तो जब एक चीज का आपको पता है कि इसका बॉडी 100% होना ही है बॉडी में, इसका साइड इफेक्ट, तो फिर आपने वो क्यों लेना है? लेकिन हम है ना, अवेयरनेस नहीं है। पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि जल्दी ठीक हो। पेशेंट को ईगर बहुत है। जैसे आज मेरे पास जो भी आईवीएफ फेलियर्स केसेस आते हैं, जैसे कोई भी ड्रग हम इनफर्टिलिटी के लिए पेशेंट लेके आते हैं, उसका कैंसर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट है ही। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से एंड ईगर की वजह से ये सब चेंजेस आ रहे हैं। अब पेशेंट्स में अवेयरनेस लाना, पेशेंट को एजुकेट करना हमारा काम है। तो लेट्स मूव फर्दर फॉर द ट्रीटमेंट पार्ट। आयुर्वेद का रोल कैंसर के ट्रीटमेंट में कहाँ आता है और कहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए? तो आयुर्वेद में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैंसर के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या क्या है। जैसे आयुर्वेद में सबसे पहले तो पेशेंट तभी आता है जब उसे कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, और पेशेंट का कैंसर जनरली 2nd या 3rd स्टेज पे डिटेक्ट होता है। पेशेंट को पहले पता ही नहीं चलता है कि मुझे हुआ। जब पेशेंट अपने डिजीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, उसे लगता है कि नहीं अब मुझे पेन सहन नहीं हो रहा है या बाकी चीजें हो रही है, तब पेशेंट डायग्नोसिस की तरफ जाता है, डॉक्टर्स को दिखाता है। उसके बाद में कैंसर का डायग्नोस होता है। जो कि पेशेंट्स का 1st स्टेज में ही डायग्नोस हो जाता है, वो पेशेंट बहुत लकी होते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी अच्छे से होता है और फिर वो रिकवर भी जल्दी कर लेते हैं। हाँ, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो पहले से डायग्नोस होकर आता है, और जब पेशेंट के पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी तुरंत ट्रीटमेंट का आना चाहिए। हमारे पास रसायन थेरेपी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, एक प्रोटोकॉल है हमारे पास कि जो पेशेंट का ऑर्गन है हम उसे ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे वाइटल ऑर्गन हो गए, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, ये सब चीजें हम प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि फ्यूचर में जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे पेशेंट कीमोथेरेपी के लिए भी जाते हैं तो उसके भी जो साइड इफेक्ट्स है कीमोथेरेपी के, तो उसे भी हम ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करके उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आयुर्वेद के प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले आता है रसायन थेरेपी। उसके बाद में हम उसके लिए जाते हैं कि आप पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो अपने लाइफ में फर्दर कैंसर डिटेक्ट होने के बाद सबसे पहले बहुत डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस होता है उसे, और ये चीज़ें क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सिर्फ हमारे पैथी में ही बताई गई है। बाकी पैथीज में इसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर बोलते हैं ना कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, उन्हें बस मेडिसिन दो। हाँ, और वो कैंसर सेल्स को ट्रीट करने में चला जाता है, लेकिन पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को आयुर्वेद के अलावा कोई नहीं देखता है। आयुर्वेद में ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको हम बहुत अच्छी करा देते हैं। उसके साथ साथ रसायन एक्सक्लूसिव रसायन थेरेपी जो होती है वो आपको देते हैं। ये हमारे प्रोटोकॉल में ही सेट है। अब रसायन थेरेपी से क्या होता है, बॉडी में जो रसायन जाते हैं उसकी वजह से बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो प्रोटेक्ट होते हैं, साथों साथ कैंसर पे एक्ट करके हैं, और जो मेटास्टैसिस होता है कैंसर पेशेंट्स में उसे हम स्लो डाउन करते हैं। दूसरी चीज, पेशेंट का जो एज है वो हम बढ़ाने की, लाइफ स्पैन है वो एज लाइफ स्पैन उनका बढ़ाने की ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, पेशेंट्स कीमोथेरेपी साइड बाय साइड अगर लिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि कीमोथेरेपी की जो साइड इफेक्ट्स है वो कम से कम हो, और पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन जो बार बार होने की जरूरत पड़ती है वो भी हम कम करते हैं। तो क्या कीमोथेरेपी, जो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है कीमोथेरेपी, ऑब्वियसली पेशेंट्स कीमोथेरेपी की तरफ जाते ही है, तो कीमोथेरेपी की सेटिंग्स क्या आयुर्वेद से कम होती है? बिल्कुल, अगर पेशेंट ने रेगुलरली लिया मेडिसिन और रेगुलर फॉलोअप्स दिया तो उनकी कीमोथेरेपी की साइकिल्स भी कम होती है। साथ में पेशेंट्स के रिलेटिव भी नोटिस करते हैं कि उनका जो
लाइफ स्पैन है वो भी अच्छा बढ़ रहा है, और साथ साथ उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी इंक्रीज होता है, साथ में उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होते जाता है। उनको बार बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक आयुर्वेद में बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब पेन मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेटास्टेसिस, ये 3 चीजें आयुर्वेद कंट्रोल कर लेता है। तो कैंसर पेशेंट के लिए एक नई होप है कि आयुर्वेद के बारे में आप पहले सोचिए, हाँ जहाँ सर्जरी रिक्वायर्ड है वहाँ सर्जरी करना है, जहाँ कीमो रिक्वायर्ड है वहाँ कीमो करना है, लेकिन अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी देके आप रसायन थेरेपी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। तो सर शॉर्ट में एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि रसायन थेरेपी क्या है। रसायन थेरेपी एक्चुअली जो भस्म होते हैं हमारे इसमें आयुर्वेद में जो भस्म बनाते हैं, जैसे गोल्ड है, ताम्र है, सुवर्ण है, रजत है, हीरक है, इन सब का बेसिकली बोले अगर मॉडर्न में हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो नैनो पार्टिकल्स जो बताए गए हैं वो भस्म फॉर्म में रहते हैं। नैनो पार्टिकल्स यानी क्या होता है कि एकदम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है भस्म में। भस्म को हम इतना ज्यादा उसका प्रोसेस होते हैं, मारण प्रोसेस होती है, उसको फूक दिए जाते हैं मेटल्स को, तब जाके उनका एकदम नैनो पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट होते हैं, जो कि बॉडी को हार्म नहीं करते हैं और वो सेल्स में जाके काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लेने पड़ते हैं, और अगर भस्म आपकी प्योर फॉर्म में बनती है तो आपके बॉडी को उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता है। इन शॉर्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भस्म इज रसायन थेरेपी, Yes. और जो टारगेट ओरिएंटेड थेरेपी है, स्पेशली मेड फॉर कैंसर। सो इस एपिसोड में इतना ही। वी विल कंटिन्यू दिस। हरे कृष्णा।